Good morning, everyone. In the today's session, we are going to discuss how we need to study effectively for upcoming UPSC examination and the PCS examination. जब हम इफेक्टिव स्टडीज की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हम ज्यादा पढ़ने की बातें कर रहे हैं, हम सही दिशा में और सही तरीके से पढ़ने की बातें कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे रिसेंट यूपीएससी का रिजल्ट आया है और अगर आप पिछले पीसीएस के रिजल्ट्स को भी देखोगे तो जो टॉप रैंकर्स भी हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं तो कहीं ना कहीं उनमें और जो बाकी लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए उनमें कुछ तो फर्क रहा होगा, तभी उनका सिलेक्शन इंश्योर हुआ है। दूसरी एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बी इट यूपीएससी और बी इट पीसीएस एग्जामिनेशन, आप देखोगे जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है दोज आर वेरी वेरी यंग एस्पिरेंट। तो इसका क्या मतलब है कि ये ज्यादा समय तक पढ़ने का गेम नहीं है, ये सटीक पढ़ने का, प्रिसाइज पढ़ने का गेम है, राइट। तो इन दिस वेरी सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी नीड टू प्लान अवर स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग अपकमिंग यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन। मैं इन दोनों ही एग्जामिनेशन को एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि अगर आप सिलेबस की ओवरलैपिंग देखोगे तो पीसीएस एंड यूपीएससी आर हैविंग द सेम सिलेबस, बी इट ऑफ प्रीलिम्स और बी इट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। मोर ओवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल्दो सिलेबस पहले से भी सेम था, लेकिन यूपीएससी पहले एक टफर एग्जामिनेशन माना जाता था एज कंपेयर टू पीसीएस अगर हम क्वेश्चंस के लेवल को कंपेयर करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट पीसीएस हैज डन कि पीपीएससी ने अपने सारे, जैसे रिसेंटली आपका नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन हुआ, उस पेपर को वही क्लियर कर सकता है जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हो। तो मींस अब पीपीएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे अब आने वाला कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का भी एग्जाम है, उस एग्जाम में भी अगर आप लाइन ऑफ थॉट देखोगे तो इट इज गोइंग टू टो द लाइन ऑफ थॉट ऑफ यूपीएससी। लास्ट पीसीएस में भी यही दिशा निर्देश दिया, इस बार नायब तहसीलदार का पेपर हुआ और अब कोऑपरेटिव का भी पेपर होगा तो वो सेम लाइन ऑफ थॉट में ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। तो मींस हमारे लिए बेटर क्या है कि वी नीड टू टारगेट यूपीएससी। यूपीएससी को टारगेट क्यों करना है? क्योंकि यूपीएससी की एक डेट निर्धारित होती है, पीपीएससी में डिसिप्लिन की कमी है। अगर आप देखोगे पेपर कब नोटिफाई होता है, कब कंडक्ट होता है, तो इस चीज में बहुत ज्यादा डिलेड प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि यूपीएससी की जो डेट निकाली है उस डेट के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर करें, टाइमलाइन अपनी सेट करें, उसी के हिसाब से प्लान करें और उस दौरान जितने भी पीपीएससी के एग्जामिनेशन आएंगे उनको भी हम लोग फिल करेंगे ताकि हमारी जो तैयारी है एक स्टैंडर्ड हाई पे ही रहे और कोई भी एग्जाम इस दौरान आएगा तो वी कुड एबल टू मैनेज दैट वेरी वेल, राइट। तो दिस कुड बी दी स्ट्रेटेजी। अब इसी स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए जब हम देखते हैं कि यूपीएससी को कैसे टारगेट करना है हमें, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू ड्राफ्ट अ प्लान फॉर यू। ये प्लान चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे हमारे पास पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, उन सारी जगह पर ये प्लान आपका काम आएगा, राइट। तो इस प्लान के थ्रू आपकी जो पढ़ने की इफेक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और राइट, ये बहुत लंबे टाइम के बाद बनाया हुआ प्लान है। इसमें हमने टॉपर्स के फीडबैक्स लिए, उनसे इनपुट लिए, अपने एक्सपीरियंस के इनपुट्स डाले, तब जाके ये एक ड्राफ्ट लेआउट हुआ है। ऑलराइट, चलो कमिंग टू द प्लान। इसमें 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे अलग अलग डायमेंशन को टच करेंगे आपकी तैयारी के। हर पॉइंट उतना ही जरूरी है। कई बार आपको लगता है यार ये शायद उतना जरूरी नहीं है, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो अपने को ज्यादा समझदार समझने लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बाद जो है ये प्लान लेआउट हुआ है। हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको अभी इस चीज की रियलाइजेशन ना हो बिकॉज सिंस यू आर अ फ्रेशर और द बिगनर, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा इस जर्नी के अंदर, तो उसी अनुभव के साथ आप देखोगे कि दिस वाज द वेरी वेरी अप्रोप्रिएट प्लान फॉर यू। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर का सिलेबस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने जब एक्सपीरियंस में देखा, जब हम लोग भी तैयारी करते थे, वी वर द वन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान बना रहे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे पंजाब में ऐसे बच्चे हैं जो सीधा उठ के आके तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेबस कभी नहीं देखते। या देखा तो एक बार जब तैयारी शुरू करी, एक बार देख लिया, उसके बाद भूल गए, सिलेबस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी एकेडमी इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट उनको अपने हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू अकाउंट, दे आर नॉट अकाउंटेबल, क्योंकि बच्चे ने कभी सिलेबस ही नहीं देखा। जब बच्चे ने सिलेबस नहीं देखा तो टीचर जो मर्जी पढ़ाए। बच्चे ने ना सिलेबस देखा, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उससे उसको ना तो ये पता चला टीचर जो पढ़ा रहा है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है या नहीं है। दूसरी बात, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगातार नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा जो टीचर जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहा है क्या वो आज के डायनेमिक्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। जैसे इस संडे को यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, उस एग्जामिनेशन में वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, आपको बहुत अच्छी तैयारी लगेगी तब जाके आज की डेट में प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा।
इन अवर डेज प्रीलिम्स वाज नॉट दैट ट्रिकी जैसा आजकल आ गया है। तो मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वेंशनल वे से जो बच्चा पढ़ रहा है या जो एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है वो उतना रेलिवेंट अब नहीं रहा। तो हमें अपने को जो है स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को। तो ये सेशन जो है उसी लाइन ऑफ थॉट में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने सिलेबस को रोज पढ़ना है। रोज पढ़ने का क्या मतलब है? जब आप सो के उठे, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या वन ऑफ माय फ्रेंड एंड दी सम ऑफ माय स्टूडेंट हु हैड सिलेक्टेड इन दी सर्विसेज, उन्होंने क्या बोला कि हम रोज सुबह उठ के इस सिलेबस को पढ़ते हैं। पूरा प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, मेंस के जैसे पीसीएस एंड आईएएस के अंदर 4 जीएस के पेपर होते हैं मेंस के, पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं सुबह उठ के, प्रीलिम्स एंड मेंस। रात को सोते वक्त फिर उस पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है? Once the syllabus has been permeated to your subconscious mind, you will get to know कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। क्योंकि जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता 6-6, 8-8 महीने तक कि अखबार कैसे पढ़ना है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आज तक अखबार थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, कभी डिसिप्लिन से पूरी लाइफ में अखबार नहीं पढ़ा। क्योंकि डिसिप्लिन से पूरी लाइफ में अखबार नहीं पढ़ा, तो अब जब हमें अखबार पढ़ना पड़ता है वो पेपर के ऑब्जेक्टिव से पढ़ना पड़ता है। पेपर का क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर पेपर का आप सिलेबस देखोगे, पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि इस अखबार में से कौन सी न्यूज मेरे काम की है, हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस को नहीं देखोगे। तो मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस आर बाइबल फॉर अवर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन। जैसे कि पीसीएस आपको क्यों कहता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, पीसीएस आपको कब कहता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ो? आपने ये निर्धारित किया कि हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। ये थॉट आपको कहां से आया? क्योंकि आपने सिलेबस में देखा कि जो लक्ष्मीकांत का इंडेक्स है वो हमारे सिलेबस जैसा ही है जो पीसीएस और यूपीएससी ने प्रपोज किया है। दूसरा, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा तो हमने देखा कि यार जो स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, जो लक्ष्मीकांत पढ़ेगा, वो सारे सवालों को कर लेगा। इसका मतलब दिस इज द एप्रोप्रिएट बुक। कैसे पता चला? तो मींस दीज टू थिंग्स, that is your syllabus and your previous year papers, previous year questions are the key to UPSC। इसी से ही आप गौर करोगे कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पता चलेगा। लिख लो मेरे साथ साथ, आप जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, जस्ट मेक द ड्राफ्ट, और जो ये मैं पॉइंट बता रहा हूं इनको अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर देना। आप कभी इस पूरी तैयारी में ड्रिफ्ट नहीं होंगे। 99% of the student get failed in this examination if you are going to compare कि कितना बच्चा अपेयर करता है। यूपीएससी में 7 से 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, सीट्स होती हैं 700 से 800, 0.01% बच्चा क्लियर करता है। तो मींस 99.99% यू आर गोइंग टू फेल इन दिस एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या है? जो मैक्सिमम बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, दैट इज ड्यू टू दी, जस्ट राइट इट डाउन, स्ट्रेटेजिक फेलियर। स्ट्रेटेजिक फेलियर, ये सबसे बड़ा इशू है स्ट्रेटेजिक फेलियर का। तो आज जो हम सेशन ले रहे हैं ये स्ट्रेटेजी के ऊपर है। इसी स्ट्रेटेजी के 6 पहलू हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो मींस सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट इट डाउन, से आपको पता चलेगा व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, वो बहुत डीप है एज कंपेयर टू द क्वेश्चन ऑफ पीसीएस। इसलिए जो यूपीएससी की तैयारी करेगा वो पीसीएस को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। सिलेबस से आपको क्या पता चलता है? रेंज ऑफ योर सब्जेक्ट, कि कितना सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक अप्रोप्रिएट है? इफ यू विल गेट टू नो द सिलेबस ऑफ योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इफ यू आर गोइंग टू गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन, यू विल गेट टू नो द डेप्थ ऑफ योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इनसे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। इससे आपको अखबार पढ़ना आ जाएगा, इससे आपको नोट्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके नोट्स कैसे बने। मैक्सिमम बच्चों ये 2 चीजों में स्ट्रगल करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता 1-1, 2-2 साल की तैयारी में कि अखबार कैसे पढ़ना था, नोट्स कैसे बनाने थे। अभी भी मैक्सिमम बच्चे जिनका क्वालिफाई नहीं कर पाते। पंजाब में लास्ट टाइम जब पीसीएस कंडक्ट हुआ उसके बाद 2 साल हो चुके हैं। जो बच्चे पिछले साल फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दे रखा था, अब दे आर स्टिल वेटिंग। तो अभी भी अगर आप देखोगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके नोट्स अभी तक नहीं बने हुए। तो मींस आपके नोट्स जब तक नहीं बने होंगे तब तक आप जो है पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो नोट्स किस दिशा में बनने चाहिए, नोट्स को क्या डायरेक्शन होगी, वो कैसे पता चलेगी? जब आप सिलेबस को देखोगे, उसी सिलेबस वाइज आपके कंप्लीट नोट्स बनने चाहिए, राइट?
तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आपके नोट्स को जो डायरेक्शन होगी, नोट्स की क्या डेप्थ होगी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस। इस चीज का ध्यान रखिए, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज वी आर सपोज टू रीड अवर सिलेबस ट्वाइस अ डे। एक सुबह उठ के, एक रात को सोते वक्त सिलेबस को का हार्ड कॉपी, 2 हार्ड कॉपी हमेशा निकाल के रखो। आप लाइब्रेरी जाते हो, कहीं एकेडमी जाते हो, एक हार्ड कॉपी हमेशा आपके बैग में रहनी चाहिए, एक हार्ड कॉपी आपके स्टडी टेबल पे हमेशा रहनी चाहिए। तो ये तो आपके साथ हमेशा घूमता रहेगा सिलेबस। जितनी बार पूरा दिन सिलेबस को पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर है। वहीं से ही आपको सारे न्यूज़पेपर की, सारे नोट्स की ड्राफ्टिंग के बारे में पता चलेगा, राइट। तो दिस इज द थिंग, यू आर सपोज टू रीड योर सिलेबस ट्वाइस अ डे। चलो ये सेकेंड थिंग इज, अब हमने सिलेबस देख लिया, हमें पता चल गया भाई 1 साल के बाद हमारा यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, आफ्टर 1 ईयर। पीसीएस का एग्जाम इस दौरान बीच में भी आ जाएगा। तो अगर हम यूपीएससी को प्रिपेयर करेंगे, पीसीएस हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमने डेट जो है यूपीएससी के अकॉर्डिंग रखनी है, क्योंकि यूपीएससी की डेट हमें पता है कि कब आने वाला है। तो अब हमारा जो प्लान होगा वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट एक सीरीज ऑफ वीडियो हम निकालेंगे जिसमें मैं आपको बुक लिस्ट और एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हाउ वी आर सपोज टू मेक नोट्स। 2 चीजें, बुक लिस्ट एंड नोट्स, ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो पाए, राइट। अब इसमें जो सबसे पहला हमने काम करना है कि ईयरली प्लान बनाना है। ईयरली प्लान का क्या मतलब है? लेट्स अज्यूम कि अगले साल जो है 28 मई को, 28 मई की डेट आई हुई है, 28 मई को यूपीएससी का एग्जाम है। आज हमारा जो है जून स्टार्ट हो गया। तो अब हमें 1 साल का प्लान बनाना है कि 1 साल में हमारा खत्म हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस। तो मींस इन अनदर, अब आपका ईयरली प्लान सुनो, इन अनदर 9 मंथ्स आपका कंप्लीट सिलेबस, ध्यान से सुनो इसको, सिलेबस प्लस नोट्स ये पूरे हो जाने चाहिए। सिलेबस एंड नोट्स आपके ये पूरे हो जाने चाहिए इन अनदर 9 मंथ। आफ्टर 9 मंथ, देखो 12 महीने का ही गैप है। जब 9वां महीना शुरू होने से पहले आपने 7 मंथ, जैसे अगर अभी जून चल रहा है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आफ्टर 7 मंथ, पोस्ट दिसंबर आपने प्रीलिम्स में रिवीजन स्टार्ट कर देनी है एंड पीवाईक्यू मेंस के लिखने शुरू कर देने। मींस आपने प्रीलिम्स को लेके रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इन अनदर 5 मंथ प्रीलिम्स इज गोइंग टू हैपन। आपको इतनी पूरी तैयारी को कंसोलिडेट करने में 4 महीने लगेंगे। तो मींस अब तक बाय 9 मंथ आपका पूरा सिलेबस और नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। मींस दैट इज बाय फरवरी एंटायर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। सेकेंडली, पोस्ट दिसंबर आपका थोड़ा सा गियर शिफ्ट होगा, जिसमें हम प्रीलिम्स के रिवीजन करेंगे और मेंस को लेके भी काम करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के एंड पीसीएस के सारे एक जगह लिख के स्टार्ट कर दो रखना। इससे क्या होगा कि अब आपके नोट्स कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एक सेशन लूंगा, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ वी आर सपोज टू मेक नोट्स एंड कंसोलिडेट देम। कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज वी आर हैविंग 12 सब्जेक्ट इन यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन। अगर आपके एक एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 रजिस्टर बना दोगे, एक जो है आपने स्टैंडर्ड बुक का बना लिया, एक एनसीईआरटी का बना लिया, एक किसी एकेडमी की बुक्स खरीदी वहां का बना लिया, मींस फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड 3 रजिस्टर। Now there are 12 subject, means before your examination how you are going to manage 36 register in a single day or in a single month even. All right, so this is not feasible. So means we are supposed to consolidate the notes. तो हमें कंसोलिडेशन के ऊपर अब काम करना है। तो मींस ईयरली प्लान आपका ये बन गया। अब इस ईयरली प्लान में मंथली प्लान डालो कि अगर 12 सब्जेक्ट को करने में 9 महीने चाहिए, तो जो 4 सब्जेक्ट हैं, दैट इज द पिलर ऑफ सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इनको करने के लिए आपको 5 महीने चाहिए। तो इन अनदर 5 मंथ्स, दिस इज द मंथली प्लान, इन अनदर 5 मंथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फॉलोड बाय इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, पंजाब जीके, गवर्नेंस, एथिक्स, ये सारे पोर्शन आप अगले 4 महीनों में करोगे बिकॉज दीज आर दी मिनिस्क्यूल पोर्शन एज कंपेयर टू द अदर द प्रीवियस 4 सब्जेक्ट्स, राइट। तो अगले 4 महीने में आपका ये प्लान होगा। तो मंथली प्लान आपका बनना शुरू हो गया। तो means 5 months plus 4 month plan has to be there. 5 months for the pillar, 4 months for the periphery subjects. तो this is the plan. तो ये yearly plan के बाद फिर monthly plan. After monthly plan, you should have your weekly plan. Weekly plan means if you are going to complete your geography in another 40 days, तो आप ज्योग्राफी के सारे टॉपिक को डिवाइड करो कि इफ देयर आर 20 टॉपिक्स इन ज्योग्राफी एंड दैट आर सपोज टू कवर्ड इन 40 डेज,
तो these are the standard books which you are supposed to read, these are the NCERTs which you are supposed to read. तो इन NCERT इन बुक से ज्योग्राफी को पढ़ो, नोट्स बनाओ, पढ़ो नोट्स बनाओ. In another 40 days you are supposed to complete your entire geography along with the notes. So this is the thing, right? So means monthly plan has to be broken down into the weekly plan now. Weekly plan will be broken down into the daily plan now. On the daily basis you are going to do this subject. Along with the subject you are going to read newspaper. Along with the newspaper you are going to solve at least an MCQ with respect to that particular topic you had covered on that day. तो मीन्स आपका डेली प्लान, डेली से मंथ वीकली ईयरली नहीं जाना, हमने ईयरली से डेली प्लान पे आना है. तो आपने क्या करना है, बर्ड आई व्यू लेके चलना है, राइट? कि वी आर गोइंग टू सेट अप अ प्लान ऑन अ ईयरली बेसिस, देन ऑन अ मंथली बेसिस, देन ऑन अ वीकली बेसिस, देन ऑन अ डेली बेसिस. तो दिस इज द प्लान. तो मीन्स सेट योर टारगेट्स. टारगेट सेट करना क्यों है? अगर लेट सपोज इफ यू डू नॉट नो कि कब पेपर आएगा, तो आप किस टारगेट को रख के अपनी पढ़ाई को प्लान आउट करोगे? वी आर सपोज टू मेक सर्टेन चेक पॉइंट्स. उन चेक पॉइंट पे आप खड़े उतरोगे कि भाई 1 महीने में ज्योग्राफी खत्म हो गया, 2 में हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया. तो वंस यू विल बी डन विद योर 4 बिग सब्जेक्ट्स, यू विल फील कॉन्फिडेंट, राइट? आप कोई भी पंजाब का एग्जाम दोगे जो अदर देन पीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, यू कुड इजिली सेल थ्रू द एग्जामिनेशन, क्योंकि अब आपने बड़े लेवल की पढ़ाई कर ली है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर यू. तो इस प्लान को आपने रिलीजियसली एग्जीक्यूट करना है, राइट? जिसने तैयारी करनी है और क्लियर करना है. तैयारी देखो, पंजाब में भी 60-70 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, सीट्स आपकी 60-70 ही आती है. तो मीन जो क्लियर करने वाला बच्चा है वो इतना ही बच्चा है. तो इसमें भी जो सीरियस है वो 700-800 होता है, डेट्स इट. 700-800 बच्चे में से जो थोड़ा सा जिनका फॉर्च्यून ठीक चल रहा है, जिनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन उस दिन सेट बैठ गए हैं, उनमें से 50-60 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे. ऑलराइट, रेस्ट ऑफ द बच्चे इज जस्ट की सेक ऑफ द फॉर द सेक की एग्जामिनेशन को भरना है. they are ambitious in their life but they are not going to put certain effort for this ambition, right? तो उन बच्चों के लिए ये प्लान नहीं है. this is the plan for very very serious aspirant कि आपने टारगेट, क्योंकि ये सारा काम करना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है कि आप ईयरली प्लान ड्राफ्ट करो, फिर आप मंथली प्लान करो, अपनी प्रोग्रेस को चेक करो, फिर डीमोटिवेशन फील करते हो तो क्या करो? तो इन दैट केस यू कैन कॉल मी अप, राइट? If you could not craft a plan for yourself, you can call me up. According to your academic background, according to your socio-economic background, I will create a plan for you, right? चलो जी, next is number 3rd part. जब आप ये सारा प्लान करोगे तो फर्स्टली आपने देखना है दिस इज द टाइम ऑफ चेंजिंग डायनामिक्स, जिसमें आप देखते हो कि करंट रिलेटेड, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम को भी देखोगे तो every question has a certain leaning towards the current affair. Similarly, in the last pieces examination, we could witness कि current affair has a very very substantial amount of portion. So means with the passage of time, current has become very important. Moreover, the books has stagnated. Books एक बार लिख दी गई है, अपग्रेडेशन बहुत स्लो होती है, समय के साथ कंटेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है. तो means now we cannot solely rely over the books. We are supposed to lean towards the online sources as well. For online sources, we need to understand कि हमें right source के बारे में पता होना चाहिए. तो एक बार हर किसी के लिए अलग सोर्स है. There are numerous sources and number of sources on internet. तो you can lean upon any source. Alright? तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले अपनी स्टैंडर्ड्स बुक्स की लिस्ट. दिस इज द अनदर वीडियो व्हिच आई एम गोइंग टू टेक इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं आप लोगों ने पढ़नी है इस पेपर के रिलेटेड. तो आपने किताबें मैं बता दूंगा, उन किताबों को फिर रिलीजियसली फॉलो करना है, राइट? तो दीज फ्रॉम दीज बुक यू विल गेट टू क्रिएट अ वेरी वेरी गुड नोट्स. अलॉन्ग विद द बुक्स देयर आर सर्टेन ऑनलाइन सोर्सेज जिसको आपने पढ़ना है ताकि आप करंट और चेंजिंग डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को ढाल सकते हो. तो मींस आपकी ये बुक्स आपको पहले ही पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो दैट अगले जो 9 महीने आपने पढ़ना है, इन्हीं किताबों को तो पढ़ना है, इन्हीं सोर्सेज से तो आपके नोट्स बनेंगे, राइट? तो ये काम आप लोगों ने करना है. क्लियर है बात? अच्छा जी, अब ये हो गया, हमें बुक्स पता चल गई, हमें हमारा प्लान पता चल गया, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को देखना आ गया. 3 पॉइंट्स आर क्लियर. कमिंग टू द 4th पॉइंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब पता चल गया कि तैयारी कैसे करनी नाउ, बट स्टिल वी कुड नॉट डू इट. हमसे हो नहीं पाती है. कारण क्या है? हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं.
डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर में कोई शादी आ जाती है, हमारा फोन एक डिस्ट्रैक्शन है, हमारा लाइब्रेरी ना जाना एक डिस्ट्रैक्शन है, घर पे पढ़ाई करना एक डिस्ट्रैक्शन है। तो हर किसी की डिस्ट्रैक्शन अलग अलग प्रकार की है। तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, जो मैं बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के लिए बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने को फोकस्ड कैसे रखना है। तो इन दिस वेरी केस यू आर सपोज टू फोकस योरसेल्फ। फोकस मींस कई बच्चे देखते हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ में देखता हूं कि उनको लगता है वो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी कहां कर रहे थे? स्टारबक्स में बैठे हुए, कभी सीसीडी कैफे कॉफी डे के अंदर बैठे हुए। तो एटलीस्ट आप ऐसी जगह पे बैठ के तैयारी नहीं कर सकते जहां पे बहुत ज्यादा हलचल है, मूवमेंट है लोगों की। आपने तैयारी वहां पे करनी है जहां आइसोलेशन है, जहां पे डिस्ट्रैक्शन लिमिटेड है, लोगों का आना जाना कम है। कौन सी ऐसी जगहें हैं आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या आपको घर पे ऐसी जगह मिल जाती है? घर का कोई कोना है, आपके स्टडी टेबल है, घर में पढ़ सकते हो। अदरवाइज जस्ट गो थ्रू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कल्चर इज अ वेरी गुड कल्चर, जिसमें आप जो है फोकस्ड रहते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, राइट। तो मींस आपने क्या करना है कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है। कहीं जो है हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके ट्राई कर रहे हैं पढ़ने का, वो नहीं चल पाएगा। मींस आपको एकांत ही चाहिए पढ़ने के लिए, राइट। तो लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन। और कोई डिस्ट्रैक्शन है? डिस्ट्रैक्शन कई सारी प्रकार की है, इसमें फ्रेंड सर्कल भी एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको लगता है आप लुधियाना, जलंधर, अमृतसर में रहते हो और वहां आपका कॉलेज का सर्कल, स्कूल का सर्कल है जो आपको पढ़ने नहीं देता है, बहुत सोशल हो आप, जस्ट कम आउट ऑफ दैट सर्कल, कम टू द चंडीगढ़ और सेटल इन अनदर पार्ट ऑफ पंजाब, बट कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, राइट। तो मींस ये एक संघर्ष है। इसमें जो ज्यादा एफर्ट डालेगा, ज्यादा संघर्ष करेगा, ज्यादा स्ट्रगल करेगा, उसके निखरने के और आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मींस आपको इसमें थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट। एक बहुत है कि बच्चे एक चीज सोचते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा पढ़ना है, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आफ्टर योर स्लीप, आफ्टर योर मंडेन एक्टिविटीज, आपके पास जो इफेक्टिव पढ़ने के घंटे हैं वो 8 से 10 हैं। ऑन अ हायर साइड, 10 इज ऑन द हायर साइड। मैक्सिमम आप 8 घंटा ही पढ़िए। तो मींस आपने अपने पूरे दिन को ब्रेक्स में डिवाइड करना है। हमने क्या करना है, जैसे एक बहुत सिंपल स्टोरी है लकड़हारे की, कि एक लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता रहता है और पूरे दिन में 2 पेड़ काटता है। लेकिन दूसरा लकड़हारा क्या है, वो 1 पेड़ काटेगा, थोड़ी देर काटेगा, फिर अपनी एक्स को शार्प करेगा, फिर काटेगा, फिर शार्प करेगा। इस तरीके से वो 5 पेड़ काट लेता है। मींस रेगुलर ब्रेक्स। आपने अपने ब्रेन को, ब्रेन की एक पावर है, उसी से ही वो उसी उतने ही लेवल पे वो ग्रैस्प करेगा, उसके बाद वो ग्रैस्पिंग खत्म हो जाएगी। तो मींस आप अननेसेसरी टेबल के ऊपर बैठे भी हो, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो बेटर क्या है कि आपने ब्रेक्स ले लेनी है। आप क्या करो, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट जो है थोड़ा सा टहल लिया, है ना, कुछ मंचिंग कर ली, थोड़ा पानी पी लिया, देन अगेन सिट ऑन द प्लेस। तो मींस रेगुलर ब्रेक। एक तो होगी छोटी इंटरमिटेंट ब्रेक, 10-10 मिनट की ब्रेक लेते रहो, पढ़ते रहो, 10-10 मिनट की ब्रेक लेते रहो, पढ़ते रहो। हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट हाफ डे, नॉट फुल डे, एटलीस्ट हाफ डे फुल ब्रेक रखो कि अपना दिन का शाम को 5 बजे तक आपको पता है कि 5 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद जो है मूवी देखनी है, घूमना है, दोस्तों से मिलना है, एक टाइम ऐसा जरूर रखो। हमें पहले ऐसा लगता है यार ये तो डेविएशन, जैसे अभी मैंने बोला डिस्ट्रैक्शन है। आपको लगता है यार ये डिस्ट्रैक्शन है, मैं क्यों पढूं, मैं क्यों योगा करूं, क्यों मैं एक्सरसाइज करूं, आपको लगता है अपना टाइम क्यों खराब करूं। दिस इज नॉट कि आप इसमें टाइम खराब कर रहे हो, दिस इज मींस यू आर वेटिंग योर ब्रेन, कि आप उसे शार्प कर रहे हो, राइट। तो ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद योर डेली रूटीन, क्योंकि ये सारी पढ़ाई इतनी एग्जॉस्टिंग है। अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे यू विल गेट टू नो ये बहुत एग्जॉस्टिव है, ये आपको थका देगा इतना पढ़ना, राइट। तो आपको ब्रेक लेना जरूरी है टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन, राइट। तो मींस यू आर सपोज टू टेक स्ट्रिक्टली योर एडवाइस टू टेक ब्रेक्स बिफोर यू ब्लास्ट, राइट। चलो कमिंग टू द लास्ट पार्ट। इसी ब्रेक में एक आपका है रूटीन में, हम लोग वही जो मैंने बात बोली, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा पढ़ें। मैं बोल रहा हूं आप इफेक्टिवली पढ़ो, आप कम पढ़ो लेकिन पेपर को क्वालिफाई करो। बहुत सारे बच्चे आपके नजर में होंगे, आपको लगता होगा कि यार इन्होंने पेपर कैसे निकाल लिया, ये तो 8 घंटा भी नहीं पढ़ते थे, ये तो 4 ही पढ़ते थे। बट वो स्ट्रैटेजी के तहत, वो एक रणनीति के तहत पढ़ते थे और अपने को इफेक्टिवली पढ़ाई करते थे। कुछ बच्चे होते हैं जबरदस्ती किताबें लेके घूमते रहते हैं, 6-6 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं होता, मींस स्ट्रेटेजिक फेलियर, जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूं। तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योर डाइट इज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितना आप अच्छा खाना खाओगे उतना ज्यादा अच्छी आपकी इफेक्टिवनेस आएगी, उतना ज्यादा आप लेथार्जिक फील नहीं करोगे, यू विल फील लाइट, यू विल फील एनर्जेटिक।
तो मीन्स डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज हेल्दी माइंड रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी। तो हमने देखना है कि जो आपके ब्रेन की रिसेप्टिविटी है, न्यूरॉन्स है, उनको बढ़ाई चीज है। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इंक्रीजेस द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन। और आप लोग साइंस पढ़े हुए हैं बेसिक लेवल पे, हमें पता है जितने ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, उनकी मात्रा जितनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप चीजों को ग्रैस्प जल्दी करोगे और रिटेन ज्यादा करोगे। मींस रिटेंशन, योर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग। तो हमें लगता है इनका वजूद नहीं है, और सारा रोल इनका था कि आपका रिटेंशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, और आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, विच इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, एंड योर ग्रेस्पिंग पावर, कितना जल्दी आप चीजों को समझ के कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। तो दैट थ्री एस्पेक्ट विल बी कवर्ड थ्रू दिस रूटीन ऑफ योर एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिटेशन। तो इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, राइट। अगर आप देखोगे, जो अगर आप उन सिलेक्टेड लोगों की पर्सनैलिटी देखोगे तो दे आर वेरी वेरी काम पीपल, तभी उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है। हाइपर व्यक्ति, एंजाइटी वाला व्यक्ति इन पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज आपका फोकस लूज हो जाएगा फिर, राइट। तो दीज आर दी 6 सेट ऑफ पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड, जिसमें हमने ये देखा है हाउ वी आर सपोज टू study effectively for our upcoming UPSC and PCS examination. In the very next session, I am going to discuss what are the book list and our strategy for making notes, strategy for notes. क्योंकि बुक्स पढ़ने का क्या फायदा है कि उनसे नोट्स बनेंगे, तो बुक्स एंड नोट्स विल गो हैंड इन हैंड। तो हमें बुक्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें नोट्स बनाना आ जाए। तो इन द वेरी नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक दिस वेरी लेक्चर, राइट। And in any case, if you feel like bamboozled, if you find yourself at sea कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे पूरी प्रोग्रेस को लेके जाना है, तो here is my number, you can call me up. My name is Vinay Joshi, you can call me up, all right. तो हम आपके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर लेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर सपोज टू टेक कोचिंग फ्रॉम अस और एनी एकेडमी, सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकल जाता है, आप घर बैठे भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।